नमस्कार। चलिए आज ब्रिटिश भारत के गवर्नर्स जनरल और वाइसरॉय की दुनिया में एक सफर करते हैं। ये सिर्फ एक हिस्ट्री लेसन नहीं है, बल्कि ये उन जरूरी पॉलिसीज और घटनाओं को समझने की एक कोशिश है जिनका असर आज भी हमारे देश पर दिखता है। अच्छा, तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। और हाँ, फिक्र की कोई बात नहीं, इस पूरी चर्चा के आखिर तक इसका जवाब हमें मिल जाएगा। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम ब्रिटिश शासन की नींव को समझेंगे, फिर गवर्नर जनरल के दौर को, उसके बाद वाइसरॉय वाला बड़ा बदलाव, फिर भारतीय राष्ट्रवाद का उदय और आखिर में हम देखेंगे अंतिम अध्याय। तो कहानी शुरू होती है बंगाल से। ये वो जगह थी जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने, आप कह सकते हैं, पहली बार अपनी ताकत जमानी शुरू की। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। इससे पता चलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कितनी तेजी से, मतलब सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी से एक बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बन गई। सोचिए, महज 17 सालों में बंगाल पर लगभग पूरा कंट्रोल। और इस बदलाव के पीछे थे ये दो लोग, रॉबर्ट क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स। इन्हें ब्रिटिश शासन का आर्किटेक्ट कहना गलत नहीं होगा। इनकी जो नीतियां थी ना, वो एक तरह से वो नींव थी जिस पर पूरे साम्राज्य की इमारत खड़ी हुई। वॉरेन हेस्टिंग्स का रोल बहुत ही अहम था। उन्होंने क्लाइव का वो उलझा हुआ डुअल गवर्नमेंट सिस्टम खत्म किया। मतलब वो सिस्टम जिसमें जिम्मेदारी तो नवाब की थी, पर सारा पैसा और ताकत अंग्रेजों के पास थी। हेस्टिंग्स ने रेगुलेटिंग एक्ट लाकर सब कुछ सेंट्रलाइज कर दिया, जिससे ब्रिटिश राज और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया। तो अब बंगाल से आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि ये रोल कैसे पूरे भारत तक फैल गया और कैसे नई नई पॉलिसीज ने इस पूरे सबकॉन्टिनेंट की तकदीर को एक नया मोड़ दिया। अच्छा, ये टेबल तो समझिए एग्जाम के लिए गोल्ड माइन है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि कौन सी पॉलिसी किस गवर्नर जनरल ने बनाई। ये पर्सन पॉलिसी का कनेक्शन याद रखना बहुत जरूरी है। लॉर्ड डलहौजी ने इस पॉलिसी का जबरदस्त इस्तेमाल किया, मतलब ब्रिटिश इलाके को बढ़ाने के लिए। सतारा, नागपुर और झांसी एक एक करके कई राज्यों को कब्जे में ले लिया और भारत का नक्शा ही बदल कर रख दिया। लेकिन डलहौजी को सिर्फ एक कॉन्करर के तौर पर देखना ठीक नहीं होगा। वो एक मॉडर्नाइजर भी थे। सोचिए, 1853 में पहली रेलवे लाइन, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, ये सब उन्हीं की देन थी। भले ही ये सब ब्रिटिश कंट्रोल में था, पर इसने भारत को एक नए दौर में जरूर धकेल दिया। फिर आया साल 1857। ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, एक भूचाल था जिसने ब्रिटिश भारत की नींव हिला दी। और इसके बाद सब कुछ बदल गया। कंपनी का राज खत्म और सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई। और इसी मोड़ पर आते हैं लॉर्ड कैनिंग। ये वो शख्स थे जो इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े थे। वो आखिरी गवर्नर जनरल भी थे और भारत के पहले वाइसरॉय भी। कितनी अनोखी बात है ना। और इसी ने उनके पूरे कार्यकाल को एक अलग पहचान दी। तो कैनिंग का पूरा कार्यकाल असल में विद्रोह के बाद के हालात को संभालने और क्राउन के तहत एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा खड़ा करने पर केंद्रित था। यह बहुत बड़ा काम था और उनकी नीतियों ने आने वाले कई दशकों तक भारत पर अपना असर छोड़ा। अब ये जो कंपैरिजन है ना, ये एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। एक तरफ लिटिन की दमनकारी इंपीरियलिस्ट नीतियां और दूसरी तरफ उनके बाद आए रिपन का ज्यादा उदार रिफॉर्मिस्ट नजरिया। ये बिल्कुल दो अलग अलग दुनियाओं जैसा था। एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्य अपनी ताकत के चरम पर था, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रवाद का आंदोलन भी जोर पकड़ रहा था। और अक्सर ये दोनों ताकतें आमने सामने होती थीं। कई बार तो वाइसरॉय की नीतियां ही इस विरोध की आग को और भड़का देती थीं। और जब हम ब्रिटिश इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो लॉर्ड कर्जन का नाम सबसे ऊपर आता है। वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनकी नीतियां उतनी ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी थीं। जैसे कि बंगाल का विभाजन, ये उनका सबसे बदनाम फैसला माना जाता है। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं था, नहीं, ये वो चिंगारी थी जिसने स्वदेशी आंदोलन की आग लगा दी और पूरे भारत में राष्ट्रीय भावना को और तेज कर दिया। फिर 1911 में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ले जाना, ये एक बहुत ही पावरफुल सिंबॉलिक मूव था। एक तो दिल्ली का अपना ऐतिहासिक महत्व था और दूसरा ये बंगाल से, जो उस वक्त राष्ट्रवाद का गढ़ बन चुका था, दूर जाने की एक कोशिश भी थी। और अब हम आ गए हैं आखिरी चैप्टर पर। यहाँ वाइसरॉय का रोल पूरी तरह बदल गया। अब वो एक साम्राज्य पर शासन नहीं कर रहे थे, बल्कि उसके अंत के लिए बातचीत कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था और स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई थे।
ये चार्ट एक बेहतरीन विजुअल समरी है। इसमें बड़े-बड़े हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स को सीधे उस वक्त के वाइसरॉय से जोड़ा गया है। सारी चीज़ों को एक साथ देखने और समझने का ये एक शानदार तरीका है। और हाँ, यहीं हमें हमारे उस शुरुआती सवाल का जवाब भी मिल जाता है। लॉर्ड इरविन ये वही थे जो साइमन कमीशन के आने और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जैसी बड़ी घटनाओं के वक्त वाइसरॉय थे। ये आखिरी टाइमलाइन हमें आज़ादी से ठीक पहले की उन उथल-पुथल भरे सालों की कहानी बताती है। हर वाइसरॉय को सेल्फ रूल की बढ़ती हुई मांगों का सामना करना पड़ा। हवा में बदलाव साफ महसूस हो रहा था। लॉर्ड माउंटबैटन का कार्यकाल भले ही छोटा था, पर शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। उन्होंने भारत में लगभग 200 साल के ब्रिटिश राज के अंत की पूरी प्रक्रिया को संभाला, एक ऐसा पल जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो जब हम इस चर्चा को समाप्त कर रहे हैं तो एक बात पर जरूर सोचिएगा, इन वाइसरॉय के कामों ने सिर्फ इतिहास नहीं बनाया, उन्होंने आज के भारत की नींव भी रखी। उनकी लेगेसी आज भी देश के एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल और पॉलिटिकल सिस्टम में जिंदा है। सोचने वाली बात यह है कि किस वाइसरॉय की नीतियों का असर आज सबसे ज्यादा है।